हम मोसाद को लेकर के बात करेंगे। अब मोसाद प्रमुख की अमेरिका यात्रा और CIA चीफ के साथ बैठक का एक कोई असली एजेंडा आखिरकार क्या माना जा सकता है, क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक खुफिया जानकारी साझा करने तक सीमित है या किसी बड़े संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी चल रही है? सर देखिए, इसके 3 अध्याय हैं सीमा जी। पहला अध्याय है गॉफमैन। गॉफमैन ये नए मोसाद के चीफ है जिनको मुझे लगता महीना 1.5 महीना पहले, उससे भी कम समय में, नेतन्याहू ने हैंड पिक कर लिया। मतलब ना अपना बिल्कुल हाथ में ये बंदा हेड करेगा मोसाद। इससे पहले जो चीफ थे वो थे डेविड बार्ने। डेविड बार्ने ने एक बार अहमद नजाद, जो फॉर्मल ईरान का प्रेसिडेंट था, उसको रिक्रूट करने की कोशिश की। ऐसा काफी लोगों का कहना है कि अहमद नजाद खुद एक मोसाद का एजेंट है, था, मतलब अभी तो जिंदा है वैसे, था। और इसको अब जो उसके घर पे भी अटैक किया गया क्योंकि उसको IRGC ने बंदी बना के रखा था, उनको लोगों को इजराइल ने मारा था। अब ये कहीं ना कहीं से ये प्लॉट एक्सपोज हो गया। ठीक है जी। और जो डेविड बार्ने थे उनके साथ नेतन्याहू की कुछ रस्साकशी थी, क्योंकि डेविड बार्ने ने कहा था कि आप युद्ध करिए, लोग सड़कों पे हैं जनाब, हम सरकार गिरा देंगे, हम बंदूकें बंदूकें पहुंचाएंगे, सरकार गिर जाएगी, मुल्ला रजीम की दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा मोसाद ने कहा था। मोसाद का एक 5 पॉइंट का प्लान भी था। और जब वो प्लान तीसरे पॉइंट फेज पे पहुंचा, पता नहीं कैसे CIA को पता लग गया। CIA ने ट्रंप को कहा, मैंने एमएच1 पे डिस्कस भी किया था, और ट्रंप ने इस प्लान को रोक दिया। ट्रंप ये मानता था कि रिजीम चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें रिजीम चेंज नहीं कराना, क्योंकि कतरियों और पाकिस्तानियों ने उसके दिमाग में घुसाया था, भाई ये रिजीम ही चेंज करेगी, रिजीम चेंज मत करो, विद्रोह हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। जबकि ईरान में केवल 9 से 10% लोग इस रिजीम के साथ हैं, 90% लोग नहीं है। अब ट्रंप, आप जानते हैं कि कान का कच्चा उसने संभव मान लिया, ये प्लान रोक लिया गया। कुर्तों तक बंदूकें पहुंचाई गई, पर आगे की जितनी भी कार्रवाई मोसाद की थी उसको रोक दिया गया। अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू इससे नाराज थे कि भाई एक बात बताओ कि ये चीज इनको अमेरिकन को कैसे पता। अब भाई CIA भी कोई घास थोड़ी ना काट रही, उन्हें भी पता लग गया। तो कहीं ना कहीं फिर नेतन्याहू ने कहा मैं नया मोसाद का चीफ लाता हूं। तो नया मोसाद के चीफ आते गॉफमैन। गॉफमैन अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये गए रैडक्लिफ से मिलने, जॉन रैडक्लिफ। जॉन रैडक्लिफ आपके CIA के चीफ है। डेविड वार्ने हो या जॉन रैडक्लिफ हो, ये ट्रंप को कह चुके थे, साहब ये जो आप MOU कर रहे हो साहब, ये चलने वाला नहीं है, जहादी है, इन्हें MOU का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं है। ट्रंप इतना मंत्रमुग्ध हो गया था पाकिस्तान से, इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कतर के $1 ट्रिलियन के लॉलीपॉप से, उसने कहा नहीं नहीं मैं डील करूंगा, साइन करूंगा, सब कुछ होगा। ट्रंप को बड़ा साइन करना बड़ा अच्छा लगता है। अब ये डील हो गई फेल, तो मामला हो गया खराब। अब गल्फ में, अब यह फंडामेंटल डिफरेंस था। अमेरिका कहता था रिजीम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब जो तीसरा वाला ग्रुप ऑफ लीडर्स है हम इनसे अपना काम निकालेंगे। हर अमेरिकन को यह गुमान होता है कि हम किसी से भी काम निकाल लेंगे। इजराइल, नेतन्याहू और CIA कहता था साहब रिजीम जब तक चेंज नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। 3 साल बाद, 5 साल बाद जो भी प्रेसिडेंट होगा उसको फिर जाना पड़ेगा हमला करने। अब फाइनली जो ये MOU फेल हो गया, जो जो चीजें खराब हो गई, तो ये कहा जाता है कि अब ट्रंप भी ये मानता है कि रिजीम का निस्तारण करना पड़ेगा। निस्तारण आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जी जी। निस्तारण करना पड़ेगा, जो भी तरीका हो। इसीलिए गॉफमैन गए हैं जॉन रैडक्लिफ से मिलने। जब ये मिलते हैं तो अब देखिए, ये जब गए और वापस आए, ठीक उसके एक 2 या दिन बाद ये सारा ऑपरेशन शुरू हो गया। तो ये माना जाता है कि एक इंटेलिजेंस के लेवल पे CIA और मोसाद का आपस में समन्वय बैठ गया। आज की विचित्र घटनाएं देखिए, जो लेबनान का आर्मी चीफ पाकिस्तान जाता था मुल्ला मुनीर से मिलने, आज वो सेंटकॉम के ब्रैड कूपर के साथ बैठा था। भाई जियो पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। सही और है। यहां गॉफमैन जॉन रैडक्लिफ के साथ बैठे थे। तो ये दोनों बैठ के इन्होंने ये माया है कि अब भाई जब ये युद्ध हम करेंगे, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या आपको, न्यूक्लियर रिजीम को खत्म करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना। तो भाई तेरा क्या काम, मेरा क्या काम। तो ये जो इंटेलिजेंस लेवल पे काम होंगे, क्योंकि रिजीम टॉपल करेगी इंटेलिजेंस, रिजीम मिलिट्री टॉपल नहीं करती, मिलिट्री रिजीम को ध्वस्त कर देती, कमजोर कर देती, खत्म कर देती, फिर आपको एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा। जैसे 1970 याद कीजिए, हमने मुजीबुर रहमान को खड़ा कर दिया। भाई मुजीबुर रहमान आया, पाकिस्तान की दुकान बंद हो गई। ठीक उसी, ये सारे काम इंटेलिजेंस करती। और ये कहा जाता है जब 1971 हुआ था, जो RAW के चीफ थे, RN काव, जिन्हें दुनिया स्पाई मास्टर कहती थी, वो बांग्लादेश में संतरे बेचते थे। मतलब संतरा वेंडर बन के वहां दुकान संतरों की लगा के वो बैठे थे।
तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता। तो उसके बाद मिलिट्री अटैक होना, मिलिट्री अटैक के बाद रिजीम को कैसे हटाना, बंदूकें वहां पहुंचानी है, विद्रोह कराना है, किसी आप ये व्हाट यू कॉल दिस रजा पहलवी को खड़ा करना है। क्योंकि रजा पहलवी को लेके भी एक अपडेट आया है कि कहता है रजा पहलवी ने एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ, कह रहा साहब जो सेंट्रल का ईरान का पार्ट है वो मुझे दे दो, मैं उसका शाह बनूंगा, बाकी कुछ पार्ट कुर्दों को दे दो, कुछ बलोच मांग रहे हैं इधर उनको दे दो, मतलब ईरान के 3-4 टुकड़े कर दो, बीच वाला पार्ट मुझे दे देना, मैं शाह बन के खुश हूं, बाकी जिसको बांटना बांट दो। ये सारे कार्रवाई मिलिट्री की नहीं, ये सारी कार्रवाई इंटेलिजेंस की है। वेनेजुएला में गवर्नमेंट गिराना इंटेलिजेंस करता। तो यानी कि अगर ये दोनों महानुभाव मिल रहे हैं तो ये जो अब आगे की कार्रवाई होगी, कब कहां कैसे कौन क्या करेगा, ये उसके लिए मिल रही है, किसी फोन किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं होती। और गॉफमैन का जाना और उसके बाद मिलिट्री एक्शन होना, रोबियो का नेतन्याहू से बात करना, और ट्रंप का कहना सबसे सारे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट किया जाएगा, चाहे वो कभी भी हो कहीं भी हो। तो अगर आप इन सब चीजों का समावेश देखें और इसका बैकग्राउंड देखें तो ये रिजीम को टॉपल करने की, अंदरूनी विद्रोह या उत्पाद उत्पन्न करके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मीट करने का प्रकरण या कार्यक्रम सेट करने गए थे। जी।